रहे हो तब अस्पताल बंद कर दो, वेंटिलेटर्स बंद कर दो, गोमूत्री दे दो और हवन करो, हवन की सामग्री दो, गांव गांव हवन हो, घर घर में हवन हो और गोमूत्र की बोतल दे दो। यही कर दो आप। जब अभी ताउते तूफान के कारण जो मौसम यहाँ गड़बड़ हुआ था, बारिश हुई है, तो आपको पता चल गया है कि रेतों के किनारे, तटों के किनारे जो रेत है जब हटी है तो लाशों के अंबार लगे हुए हैं। तो हिंदू धर्म की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने तो अंतिम संस्कार का भी हक छीन लिया हिंदुओं से। ये रोज एडवर्टीजमेंट देने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, लाशों की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये लोगों को मारना चाह रहे हैं। और इस देश का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी इस देश का युवा वर्ग, इस देश का मिडिल क्लास है। आज कितने परिवारों में चिराग बुझ गए, उनके घर में कुछ कमाने वाला नहीं बचा। आज कई ऐसे परिवार ऐसे हैं, देख के सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बच गए हैं, दादी मर गई, बाबा मर गए, माँ मर गई, बाप मर गया, कोई है ही नहीं उनके परिवार को देखने वाला। कहां से कैसे पलेंगे वो बच्चे? हमारे देश के एक जनरेशन को ही नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया। कहे हैं नरेंद्र मोदी जी के। इसी तरह 1936 और 37 में और 40 में हिटलर भी रोया करता था जब जर्मनी में जब कोई दिक्कत आती थी। और उसने बात देखिए हिटलर ने जर्मनी की क्या हालात बना दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवी। समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से मुल्क के हालात हैं, प्रधानमंत्री जी का रो देना और ये कह देना कि सब ऊपर वाला के हाथ में है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कई जगह उनके नेताओं ने भी ये कहा। ऐसा मालूम होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम लोग स्पोक्स पर्सन हो जो ये बात कह रहे हैं कि भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्या इस बात को प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं? कल उनके आंसू ने जिस तरीके से देश में भूचाल ला दिया है। हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, प्रबल प्रताप सिंह शाही साहब, जो गाजीपुर बॉर्डर से बहुत ही अपनी बेबाक बातों को रखते हैं और देश की जनता इन्हें खूब सुनती है। कैसे देख रहे हैं प्रबल जी प्रधानमंत्री का रो देना, और दूसरी तरफ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है कि ईश्वर ही रक्षा कर सकती है, अब हमारे जिम्मे में कुछ भी नहीं है। इस बात को कई बार प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में दोहराया है। तो आप क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं आप इन चीजों को? देव भाई, पहले आपको शुक्रिया अदा कि आप लोग एक बहुत ही मजबूत मुहिम चला रहे हैं इस समय की, जब मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी की गोदी में जाके बैठ गया। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। मगरमच्छ के आंसू जानते हैं आप? मगरमच्छ जब किसी चीज को भोजन जब करता है तब उसके आंसू निकलते हैं। तो जब इन्होंने जनता को खा लिया और इनकी गलत नीतियों के कारण लाखों संख्या में जनता मर गई, दूसरी जो लहर थी वो इनकी जानकारी में 2021 के फरवरी में ही के लास्ट में ही पता चल गया था, जब वायरोलॉजिस्ट और जो टास्क फोर्स के हेड थे शाही जमील, उन्होंने बता दिया था कि दूसरी लहर आने वाली, तैयारी करिए। इन्होंने तैयारी नहीं की। इनको जब अक्टूबर नवंबर में स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की, जब उन्होंने ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में बताया और कहा कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाने हैं, इन्होंने वो काम नहीं किया। आपको मालूम है मौजूदा समय में लाखों संख्या में जो लोग मरे हैं उसमें अधिकांश लोग वो मरे हैं जो ऑक्सीजन की किल्लत से मरे हैं। इसके जिम्मेदार अगर कोई है आज तो इस देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने इस देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि भगवान के भरोसे है, तो राम भरोसे स्वास्थ्य सुविधाएं की सिस्टम तो है ही है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने तो कह ही दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में राम भरोसे ही सिस्टम है। तो ये मान खुद रहे हैं कि सब कुछ भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि न तो प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न तो वैक्सीन मिल रही है प्रॉपर। आप वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वैक्सीन आपको 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन समय पर नहीं मिल रही है। दूसरी डोज का इन्होंने समय बढ़ा दिया। प्रथम डोज आपको 45 से 60 में मिल सकती है, 60 से ऊपर मिल सकती है, दूसरी डोज नहीं मिलेगी। अब आप बताइए इस कंडीशन में किस तरीके से लोग सुरक्षा अपनी करें? वैक्सीन है नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड्स मिल नहीं रहे थे, आईसीयू बेड है नहीं, वेंटिलेटर्स अभी भी सुदूर गांव में मिल नहीं रहे हैं, एम्बुलेंस सुदूर गांव में है नहीं। तो कहां से लोग अपने जीवन की रक्षा करें? इसलिए इन्होंने भगवान भरोसे कह दिया कि आप लोग भगवान भरोसे रहिए। भगवान ही आपकी मदद कर सकते हैं, जनता की मदद भगवान कर सकता है। इसीलिए आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके ही चैनल को एक वीडियो पे बताया था कि किस तरीके से संघ के लोग हवन कर रहे हैं
और उसका परिणाम क्या हुआ? अब गांव गांव हवन हो रहा है। यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कहती है, वहीं पर उसकी मातृ संगठन संघ जो है हवन करके सड़कों पर धुआं छोड़ रही है, और उसका परिणाम ये हुआ कि गांव गांव लोग इसी धक्यानुसी और अंधविश्वास में लोग जो है हवन कर रहे हैं। इनके सांसद कहते हैं गोमूत्र पी लीजिए, गोमूत्र पीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। तो मुझे बताइए, साइंटिफिकली अगर प्रूफ है तो वैक्सीन की जगह गोमूत्र सरकार दे, तब तो क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों जनता को मार रहे हो? तब अस्पताल बंद कर दो, वेंटिलेटर्स बंद कर दो, गोमूत्री दे दो और हवन करो, हवन की सामग्री दो, गांव गांव हवन हो, घर घर में हवन हो, और गोमूत्र की बोतल दे दो, यही कर दो आप। प्रवल जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वैक्सीन कई जगह बंद हो चुके हैं, दिल्ली में अनाउंसमेंट हो गया कि जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया थी वो अभी बंद है क्योंकि कई जगह वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बिहार में भी ये हाल हुई है, उत्तराखंड जैसे राज्यों में, झारखंड जैसे राज्यों में, कई जगह यूपी में भी ये चीजें देखी गई है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। केजरीवाल ने भी कहा कि ब्लैक फंगस के चलते जो हमें इसे रोकना पड़ रहा है, और भी रीजन हैं। इसके रोकने से जो तीसरी लहर, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है जल्द ही दस्तक देने वाली है। अगर ये वैक्सीनेशन अगर रुक जाती है तो क्या तीसरी लहर से आबादी का मरना रुक पाएगा? क्या सेकेंड स्टेप में तो देखा आपने घर घर से किस तरह से लोग मर रहे हैं। मैं आपको देव भाई बताऊं, जिस तरीके से वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी देश के अंदर, इनको मौका मिला था। पिछले साल जब वैक्सीन बननी शुरू हुई थी वर्ल्ड में, तो विश्व के तमाम सरकारें, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप की तमाम सरकारें हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, उन्होंने अपने देश की जनता को देखते हुए कि हमारी संख्या कितनी है, उन्होंने वैक्सीन का पहले ही ऑर्डर दे दिया। कनाडा के पास तीन डोज की वैक्सीन बची है। अगर एक आदमी को 3 बार लगानी हो वैक्सीन तो 3 बार वैक्सीन लगाई जा सकती है, समझ रहे हैं आप? न्यूजीलैंड भी 3 बार वैक्सीन लगा सकता अपनी आबादी को। उन्होंने अपनी आबादी के अनुरूप उन्होंने खरीदारी पहले कर ली। भारत की सरकार क्या करी? भारत की सरकार मात्र कोवैक्सीन के पीछे पड़ी रही। कोवैक्सीन बनाया, ठीक है, स्वदेशी वैक्सीन है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट, हमारे पास जो और इंफ्रास्ट्रक्चर था, सरकारी जो कंपनियां थी जो वैक्सीन बना सकती हैं, वो उनकी संख्या 12 से ऊपर है। सरकार चाहिए होती तो लाइसेंस के इस प्रोसेस को खत्म करके, और उनको लाइसेंस अगर डिलिबरलाइज कर दिया होता लाइसेंस, तो आज हमारे पास वैक्सीन की जो आज किल्लत है वो वैक्सीन की किल्लत नहीं होती। कोविशील्ड की जहां तक बात है, एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड है ये, उसका प्रोटेक्शन में भारत का तो कोई हाथ नहीं है। उसको तो सब ब्रिटेन को भेजना, और ब्रिटेन वहां से जहां भेजा, ऑक्सफोर्ड को भेजना है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जिसको भेजना है उसको भेजेगी। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप इतने ज्यादा संजीदा होते तब एस्ट्राजेनिका से बात करते कि भाई हमारे देश की आबादी ज्यादा है, तो हम सीरम इंस्टीट्यूट से बात करके हम और भी जगह पे लाइसेंस को खोलेंगे और हम और लोगों को देंगे। लेकिन इन्होंने उन सब चीजों का कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक 5 करोड़ कोविशील्ड जो है जनवरी में थी, और केंद्र सरकार ने 5 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ खरीदा। आप इनकी वो चीज देखिए, और 6 करोड़ वैक्सीन जो है यहां से एक्सपोर्ट हो गई। तो वो जो अपनी आबादी है, जो ज्यादा दिल्ली या मुंबई में थी, जहां से लोग, या बेंगलोर में थी, जहां से लोग पलायन कर रहे हैं किए और गांव गांव पहुंचे पंचायत चुनाव में, खासकर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में, उसके कारण उत्तर प्रदेश की भयावह स्थिति हुई। और भी बाकी जगहों पे पलायन हुआ जब वहां पे लॉकडाउन, अगर उनको वैक्सीनेट पहले हो गए होते, वैक्सीन लग गई होती जनवरी फरवरी में, और उसके बाद भी अगर लॉकडाउन की स्थिति होती, तो ये सब चीजें तो नहीं होती जो आज हो रही है। इस पहले क्या सरकार क्या कर रही, केंद्र सरकार ने नेशनल एपिडेमिक एक्ट लगा के, महामारी एक्ट लगा के सारी पावर तो सीज कर ली अपने पास। ऑक्सीजन की सप्लाई सब उनके पास, वैक्सीन की सारी सप्लाई उनके पास, सब कुछ वो एलोकेट करेंगे किसको कितनी वैक्सीन देनी, कितने किसको ऑक्सीजन देने हैं। अगर उनकी सरकार वहां राज्य में है तो उसको वैक्सीन दे देंगे, अगर उसकी सरकार नहीं है उसको वैक्सीन के लिए तरसा देंगे। अगर ऑक्सीजन अगर उनके पास है, जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। बड़ी बुरी स्थिति हुई दिल्ली में। इस चक्कर में, एक दूसरे की लड़ाई के चक्कर में हजारों लोगों की जान चली गई। तो इसके जिम्मेदार कौन है? और आपने कहा कि तीसरी लहर की तैयारी, तीसरी लहर की तैयारी मात्र अभी तक महाराष्ट्र की सरकार संजीदा है, कुछ केरला की सरकार संजीदा है। उत्तर प्रदेश में जहां पर हम लोग हैं, यहां पर तो कोई संजीदगी ही नहीं। अब घूम घूम के ये करना है, वो करना, अरे आपके सब कागज में है, अभी भी सारी टेस्टिंग, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी कागजों में घूम रही है। न आरटीपीसीआर हो पा रहा है,
ना तो समय पे एम्बुलेंस पहुंच पा रहा है, ना तो कोविड अस्पतालों में लोग एडमिट हो पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं से 2-4 लोग हो रहे हैं। और अभी अभी आपको वानगी मिली गई कि जब अभी ताउते तूफान के कारण जो मौसम यहाँ गड़बड़ हुआ था, बारिश हुई है, तो आपको पता चल गया है कि रेतों के किनारे, तटों के किनारे जो रेत है जब हटी है तो लाशों के अंबार लगे हुए हैं। तो हिंदू धर्म की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने तो अंतिम संस्कार का भी हक छीन लिया हिंदुओं से। उनको दफनाया जा रहा है। हिंदू तो मेरे हिसाब से अंत्येष्टि होती है, अंतिम क्रिया अंत्येष्टि मानी जाती है, उसका भी हक इस सरकार ने छीन लिया। अब ये क्या बात करना चाहते हैं? सर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टोटली ब्लेम ऑन सिस्टम, सिस्टम इज अनदर थिंग, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनदर थिंग। यानी कि दो अलग चीजें हैं, प्रधानमंत्री अलग है और सिस्टम अलग है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रवैया है पिछले कई महीनों से, 2 महीनों से 3 महीनों से, सब के सब सिस्टम को दोष दे रहे हैं, नॉट इवन प्राइम मिनिस्टर। ये भाई क्या है, यहां पर क्या है कि जो भी अच्छी चीजें हैं उसके लिए तो नरेंद्र मोदी को सब धन्यवाद देंगे, और जब कोई चीज खराब होगी और इनके हाथों से निकल जाएगी तो उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। ये कौन सा सिस्टम क्या होता है? सरकार का पार्ट होता है सिस्टम। हमारे यहाँ 3 चीज है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही ना है 3। लोकतंत्र के 3 तो खंबे, 3 ही को माना जाता है। तो कैसे विधायिका से कार्यपालिका अलग हो सकती है? आप बताइए मुझे। प्रधानमंत्री हर चीज के लिए पीएम केयर फंड में जो फंड मिला था, हजारों करोड़ रुपया, वो क्या सिस्टम को मिला था कि पीएम केयर फंड को मिला था? आप मुझे बताइए। प्राइम मिनिस्टर के आह्वान पर मिला था, योगी आदित्यनाथ जी के सीएम केयर फंड में जो पैसा था तो उनके आह्वान पे मिला था कि किसी कैबिनेट सेक्रेटरी के आह्वान पे मिला था या किसी सीएमओ के आह्वान पे मिला था? ये तो प्राइम मिनिस्टर के आह्वान पे लोगों को दिया था। लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर ने आके लगाया था। लॉकडाउन में उन्होंने क्या कहा, जब प्रथम लॉकडाउन लगा कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, हम मान सकते हैं कि उस हमारी व्यवस्थाएं नहीं थी। अमेरिका जैसे देश भी उस समय 2-4 हो रहे थे, तो इन्होंने क्या कहा कि हम वेंटिलेटर्स बनाएंगे, हम आपको ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन बेड बनाएंगे, कोविड सेंटर्स की फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे, एम्बुलेंसेस खरीदे जाएंगे, ये होगा वो होगा। हजारों करोड़ रुपया, पता नहीं कितने करोड़ रुपए उसमें इकट्ठे किए गए। उसकी कोई आरटीआई से अभी तक कोई, जब आरटीआई लगाई तो प्राइवेट फंड बता दिया आपने। उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ? उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ? बंदरबाट कहां हुआ? ऑक्सीजन के प्लांट कहां लगे? ये सब जानकारी तो प्रधानमंत्री से पूछना ही चाहिए कि भाई हर चीज के लिए आप आकर जिम्मेदारी लेते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं रैम्बो हूं, और विश्व भर में आपने विश्व के तमाम देशों को आपने वैक्सीन दिया और देश के लोग आप वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। आपको मालूम है, मैं आपको एक जानकारी देता हूं, हमारे देश के लिए, जो हमारे देश है, यहां पे मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं है, उसके लिए सबसे सस्ता और सबसे सुरक्षित जो सुरक्षा चक्र वो वैक्सीन। अगर हमारे देश की 70% आबादी को तुरंत वैक्सीनेट नहीं किया गया तो हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी और ये वायरस इसी तरह बढ़ता रहेगा। आज आप बताइए, आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आज ही के दिन हमारे खत्म हो जाएगा वैक्सीन, 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन कल से नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में आप वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराए तो वैक्सीन आपको नहीं लग पाएगा, बहुत मुश्किल है स्लॉट मिलना आपको। 4-5 दिन में 4 दिन से मैंने किया हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो आप बताइए कि कैसे मुझे वैक्सीन लगे, मैं कैसे वैक्सीनेट होऊंगा? आप कह रहे वैक्सीन लगाइए, कैसे वैक्सीन लगेगा? अभी हमें तत्काल 1 करोड़ प्रतिदिन जब तक वैक्सीनेट हम अपनी देश की जनता को नहीं करेंगे, तब तक हम अपने 130 करोड़ लोगों को 3 या 4 महीने में वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके लिए आपको अपने एक्सपोर्ट करानी पड़ेगी, इंपोर्ट करानी पड़ेगी वैक्सीन से, आपको लाइट लेनी पड़ेगी, आपको फाइजर से जाके लेनी पड़ेगी, आपको जॉनसन जॉनसन से जाके लेनी पड़ेगी। और जब मौजूदा समय में 10, 11, 12 वैक्सीन अभी मौजूदा समय विश्व में हैं, तो आप हर वैक्सीन वालों से कोटा तो सेट कर सकते हैं कि भाई जितनी वैक्सीन हमें दे दीजिए। ये तो करने में कोई, अब आप जा रहे हैं अमेरिका, एस जयशंकर कल परसों में जा रहे हैं अमेरिका, 4 दिन की विजिट में रहेंगे, तब वो फाइजर से बात करेंगे। फाइजर, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फाइजर नवंबर में आया, कहा कि हमें ट्रायल करने का मौका दीजिए और हम भारत में वैक्सीन बनाएंगे। ये उनका कहना। फरवरी से लेकर वो नवंबर से लेकर फरवरी तक जब वैक्सीन फाइजर की अमेरिका में लग रही और बाकी देशों में फाइजर लग रही थी, सऊदी अरेबिया में फाइजर लग रही, आपके देश में क्यों नहीं वैक्सीन लग सकती है वो फाइजर?
आपने मात्र उसको लटकाए रखा, वो फरवरी में वापस चली गई। स्पुतनिक 60 देशों में पिछले 6 महीने से वैक्सीन लग रही है। आप स्पुतनिक कब लाए हैं? 1 मई को, जब आपने खोला है 1844। इससे क्या हुआ है? मुनाफाखोरी करने के लिए। अगर जो टाई अप हो रहा है उनका, जो इस देश के वैक्सीन वाली कंपनियों से जब टाई अप भी होगा, या कोविशील्ड या कोवैक्सीन वाली जो कंपनियां भारत बायोटेक है या सीरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या किया? पहले 150 रुपए का एक जैब दिया उन्होंने, एक डोज, और उसके बाद क्या हुआ? वैक्सीन का जैसे कमी का हल्ला हुआ, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया, उन्होंने 300 रुपए, 600 रुपए और 1200 रुपए तक की वैक्सीन। अब आप अगर प्राइवेट में जाइए और कोवैक्सीन लगवाना चाहिए अपोलो जैसे हॉस्पिटल में, तो आपको 2000 रुपए लगेंगे। तो चलिए, जो सक्षम वो तो दे देगा, लेकिन इस देश की गरीब जनता कहां दे पाएगी? वैक्सीन तो मेरा हक है। अगर, और दूसरी चीज, इनको सेंट्रल विस्टा पे ज्यादा समय है। 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा पे ये प्रोजेक्ट अभी चला रहे हैं। आप चाहिए वहां पर जाकर कि आप वहां पर फोटो खींच सकें, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सके, रिपोर्टिंग कर सके, तो नहीं कर सकते। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा इन्होंने बनवा रहे हैं। 20,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे, 10,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपया एक व्यक्ति सुविधा पर लग रहे हैं। लेकिन इस देश की आबादी जो है 100 करोड़ लोग, जो जिनको वैक्सीनेट तुरंत करना है, उनको अगर आप 40,000 करोड़ रुपया खर्च करते तो आप तत्काल प्रथम डोज, 1 डोज तो आप वैक्सीन लगा ही सकते थे। ये तो आप कर सकते थे ना, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप अभी भी 6,700 करोड़ रुपया देव भाई, 6,700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रूप से, जो प्रधानमंत्री का अपना एडवर्टीजमेंट होता है, उस पर उनका प्रोपेगेंडा और उनका एजेंडा चलाने पर खर्च किया गया है। यानी अगर एवरेज देखा जाए तो 1 महीने में 1,000 करोड़ रुपया, और अगर प्रति मंथ देखा जाए तो 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपया बैठता है। और अगर प्रतिदिन देखा जाए तो 3 करोड़ रुपए में क्या क्या हासिल नहीं हो सकता है। एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाने में 1.5 करोड़ रुपया लगता है, और एक वेंटिलेटर का खर्चा हमारे देश में 3 लाख रुपए है। खरीदा नहीं जा सकता था? इससे सोचिए कितना चीज खरीद दिए। लेकिन ये लोग अपने आप को, अपने इमेज को बिल्ड करने के लिए, रोज टीवी पे आने के लिए, रोज एडवर्टीजमेंट देने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हो। लाशों की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये लोगों को मारना चाह रहे हैं। और इस देश का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी इस देश का युवा वर्ग है, इस देश का मिडिल क्लास है। आज कितने परिवारों में चिराग बुझ गए, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। आज कई ऐसे परिवार ऐसे हैं, देख के सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बच गए हैं, दादी मर गई, बाबा मर गए, माँ मर गई, बाप मर गया, कोई है ही नहीं उनके परिवार को देखने वाला। कहां से कैसे पलेंगे वो बच्चे? हमारे देश के एक जनरेशन को ही नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया। और जैसे ये आंसू बहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, इसी तरह 1936 और 37 में और 40 में हिटलर भी रोया करता था, जब जर्मनी में जब कोई दिक्कत आती थी। और उसने बात देखिए, हिटलर ने जर्मनी की क्या हालात बना दिए, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के क्या हालात। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, प्रधानमंत्री मगरमच्छ है? आपका जो वक्तव्य है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये मगरमच्छ के आंसू। और मैं आपको बता रहा हूं, मगरमच्छ तभी रोता है जब वो भोजन करता है, जब वो शिकार को खाता है, तभी मगरमच्छ रोता है। ना हो तो आप गूगल कर लीजिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल प्रताप शाही जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से अपनी बेबाक बातों को रखकर इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो देश में है वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरत है। अगर पिछले 3 से 4 महीने के अंदर हम लोग अगर वैक्सीनेशन नहीं दे पाए पूरी इंडिया को, तो आने वाला जो जनरेशन है कुछ टाइम बाद जो है बहुत हालात जो है बद से बदतर होगा। यही बात कह रहे हैं आप? एकदम सही कह रहा हूं, यही बात है। अगर आप जी बात जी रखिए। मैं यही कह रहा हूं, अगर वैक्सीनेट आप नहीं कर पाए हमारी मैक्सिमम जनसंख्या को, तो हार्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। और उसी तरह बच्चों को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हमारे युवा वर्ग हैं, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे आंखों के सामने जाने, फिर हम क्या करेंगे? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल जी।